Shut up and sit down. चलिए अब हम लोग देखते हैं 29.3 यूनिपोलर वर्ल्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब देखिए, जब शीत युद्ध खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना। अब ये क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। जैसे कि लाइन से हम लोग सारा टॉपिक्स आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द फॉलन ऑफ बर्लिन वॉल एंड यूनिफिकेशन ऑफ द टू जर्मनीज सेट in motion a series of stunning developments in Europe। अब देखिए, बर्लिन वॉल का गिर जाना और जो दो जर्मनी सेट्स थे उनका एक हो जाना, ठीक है, इससे क्या हुआ, यूरोप में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। मॉब्स इन पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया एंड अदर कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप rose against socialist dictatorships and regimes fell like a pack of cards in quick succession, as the then Soviet Union under Mikhail Gorbachev's leadership was uninterested to military intervention। अब देखिए, पोलैंड में, हंगरी में, बल्गेरिया और भी ईस्टर्न यूरोप के जो दूसरे देश थे, वहां पे जो भीड़ थी वो किसके खिलाफ हो गए, सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप के। और जो रिजीम था वो क्या हो गया, एक ताश के पत्ते की तरह गिर गया तुरंत, ठीक है। और उस समय जो सोवियत यूनियन था, मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में, वो उतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि जो मिलिट्री के लोग हैं, जो सेना है, वो इंटरवेंशन करे। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करे। Soon the fever for freedom shook the master of the socialist camp itself। अब जो सोशलिस्ट कैंप के लोग थे उनको भी आज़ादी का बुखार चढ़ गया। The Soviet Union broke up into Russian Federation and 14 other republics in 1991। अब देखिए, जो सोवियत यूनियन है वो रशियन फेडरेशन और 14 अलग रिपब्लिक्स में टूट गए 1991 में। All these new states abandoned socialism and embraced Western ideology of democracy and free market economy। अब ये जो नए देश थे, ये क्या किए, ये सोशलिज्म को खत्म कर दिए, समाजवाद को खत्म कर दिए, और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी था, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, खुले बाजार का, इस विचारधारा पे वो चलने लगे। इट वॉज रिगार्डेड एज अ ग्रैंड विक्ट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट। अब उस समय ये माना जाता था कि यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा हुआ, वो बहुत ही अच्छे से जीत गए। While Warsaw Treaty Organization was disbanded, the NATO continues and is engaged in military activities in Yugoslavia and Afghanistan, something not originally planned। अब देखिए, वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी काम कर रहा है, और जो युगोस्लाविया या अफगानिस्तान में जो सैन्य गतिविधियां हैं उसमें यह शामिल है। अब ऐसा तो सोचा नहीं गया था। With the victory in the Cold War, the United States became an object of both administration and fear। अब शीत युद्ध जीत जाने के बाद अमेरिका ये एक ऐसा देश बन गया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, और लोग इससे थोड़े दूसरे देश डरने भी लगे। The US became the single remaining superpower with the fall of socialism and breakup of the Soviet Union। अमेरिका इकलौता सुपर पावर बन गया, क्योंकि जो सोवियत यूनियन था वो सोशलिज्म के वजह से टूटा और उसमें वह अलग अलग हिस्सों में बिखर गया। To illustrate the domination of the United States, it may suffice to cite just one area, arms export। अब ये देखने के लिए सिर्फ कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका किस तरह से हावी हुआ, डोमिनेट किया, आप ये देखिए कि उसका आर्म एक्सपोर्ट्स कितना है, हथियारों का जो वो एक्सपोर्ट करता है वो कितना है। Although the arms exports markedly shrank by nearly half after the Cold War, the US share has remained dominant, approximately 2/3 of the total value of arms export। अब देखिए, कोल्ड वॉर के बाद जो आर्म्स एक्सपोर्ट था
जो निर्यात था वो आधा तो हो गया था, लेकिन अभी भी जो हथियारों का कुल निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था, उसका 2/3 हिस्सा अमेरिका करता था। टू मैनी ऑब्जर्वर्स द डोमिनेंस ऑफ वन सिंगल कंट्री यूनिपोलैरिटी aptly describes the world order since the time the Cold War ended 15 years ago. 15 साल पहले कोल्ड वॉर जब खत्म हो गया, उसके बाद एक देश यूनिपोलैरिटी हो गया, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो चैलेंजर इन क्लेमिंग द टॉप स्लॉट। अब अमेरिका के पास कोई भी चैलेंजर नहीं था, कोई भी नहीं था जो उसको चुनौती दे सकता था। द erstwhile enemy, the Soviet Union, is now ally, a partner of the United States in matters of arms control, international security and settlement of regional conflicts, trade and investment. अब देखिए, जो दुश्मन था, ठीक है, सोवियत यूनियन, अब वह अमेरिका का साथी बन गया, आर्म्स कंट्रोल में, हथियार नियंत्रण में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में, और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए, जो विवाद हुए, उसको सुलझाने में, फिर व्यापार करने में, निवेश करने में। डिस्पाइट ओकेशनल टेंशन, यूरोप इज नो वेयर नियर चैलेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स पावर। अब देखिए, कुछ कुछ चीज़ों में तनाव के अलावा यूरोप कहीं पर भी अमेरिका की शक्ति को चुनौती नहीं दे पा रहा था। China has achieved impressive economic progress after abandoning the socialist model long before the end of the Cold War, but has limitations in matching the United States power. अब देखिए, चाइना जो है उसमें भी बहुत आर्थिक विकास हुआ जब वो अब जो सोशलिस्ट मॉडल था, जो सामाजिक जो धारणा थी, ठीक है, उसको हटा दिया गया। ठीक है, कोल्ड वॉर ख़त्म होने के भी बहुत पहले से ही वो लोग हटा दिए थे, लेकिन फिर भी वो यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की जो शक्ति है, उतना उन लोग तक नहीं पहुंच पाए। द नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज़ बिकम लेस रेलेवेंट। अब देखिए, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था कि जुड़ेंगे नहीं दूसरे के साथ, अब वो उतना काम का नहीं हो रहा था। मैनी सोशलिस्ट ओरिएंटेड कंट्रीज अमंग द नॉन अलाइंड टू एम्ब्रेस्ड फ्री मार्केट आइडियोलॉजी। अब बहुत सारे जो समाजवादी जो देश थे, जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी थे, वो लोग भी अब खुले बाजार का बात करने लगे। इकोनॉमिक्स वर लिबरलाइज टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स। अब जो देश है वो यह चाहता था कि विदेशी लोग बाहर से उनके देश में निवेश किया जाए। द रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF has become a key instrument of the United States in supervising the adjustment process of these economies to market forces. अब देखिए, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है, वो इस चीज़ को देखता है कि कैसे मार्केट काम कर रहा है, कितना पैसा लगाना है। The new power realities are aptly brought to bear in the functioning of the United Nations, a body designed to work for democratic and just world order. अब देखिए, नए प्रकार के शक्ति आए, ठीक है, जिससे संयुक्त राष्ट्र का काम चले, और ये जो नया तरीका बना, एक नया संगठन, जो यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य थे वो किस तरह से काम करते थे, लोकतांत्रिक तरीके से, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे। The United Nations began playing activist role in restoring peace and security. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र किस तरह काम करता था कि सब जगह शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे हर देश में। The important security related organ, the Security Council, earlier known for disagreements between the two superpowers, is transformed into an active agent of the US, while other permanent members either collaborated or looked the other way. अब देखिए, जो सुरक्षा संबंधी जो एक अंग था जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता था, जो कि पहले सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो दो सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन, इनके बीच में सुरक्षा को देखना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यूएस का अमेरिका के एक एक्टिव एजेंट बन गया, ठीक है, जिसमें यूएस उसका परमानेंट मेंबर है और भी दूसरे देश जो है उसके मेंबर्स हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द UN सफर्ड। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र
की पारदर्शिता, उसका जो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली है, इस पर प्रभाव पड़ा. द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर टू विकेट द इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत इन द अर्ली 90s स्टैंड आउट एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द न्यू ट्रेंड. आप देखिए 1990 में जब इराकी कुवैत में हमला किए थे, तो उस समय जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो काम किया था कि इराकी कुवैत से चले जाएं, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस नए बदलाव का. नियरली अ डेकेड लेटर एन इम्पेशेंट यूएस इन्वेडेड इराक इन 2003 यूनिलैटरली विदाउट केयरिंग फॉर द यूनाइटेड नेशन. लगभग एक दशक बाद, 10 साल बाद लगभग, अमेरिका इराक पर हमला किया, आक्रमण किया 2003 में, बिना संयुक्त राष्ट्र के नियमों के चिंता किए बगैर. The functioning of the General Assembly and the Secretary General too suffered due to the domineering attitude of the United States. अब देखिए जो जनरल असेंबली था, जो सेकेंडरी जनरल था, उनका जो काम था, इस पर भी प्रभाव पड़ा क्योंकि जो अमेरिका है वो दबाव डाला. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 29.4 इंस्टेबिलिटी अंडर यूनिपोलैरिटी. अब देखिए यूनिपोलैरिटी तब क्या था, इंस्टेबिलिटी आया था. इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता. Regrettably, peace and stability in the world do not accompany unipolarity. अब देखिए शांति और स्थिरता दुनिया में नहीं रह पाई थी ठीक से जब यूनिपोलैरिटी का समय था, जब अमेरिका राज कर रहा था. An important feature of the post-Cold War time is the multiplicity of challenges to the nation state. अब देखिए जब शीत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद जो राष्ट्र था, जो राष्ट्र राज था, उसके लिए ये चुनौती हो जाता था कि वहाँ पर बहुत सारे शहर हों. Unlike the bipolar times, many countries now face threats to their existence from internal as well as external sources. अब देखिए जब बाइपोलर टाइम था तब क्या था, अमेरिका था और सोवियत यूनियन था. लेकिन अब बहुत सारे देश इस बात से भी डरते थे कि कहीं उनके अंदर ही जो छोटे छोटे राज्य हैं, कहीं वो विद्रोह ना कर दें या बाहर से कोई उनके ऊपर हमला ना कर दे. प्रायर टू 1990, टेरिटोरियल यूनिटी ऑफ कंट्रीज वॉज गारंटेड एज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉर स्टेबिलिटी. अब देखिए 1990 से पहले हर एक देश का जो क्षेत्र होता था उसको गारंटी दिया जाता था कि आपकी स्थिरता बनी रहेगी. द सोवियत डिसइंटीग्रेशन एनकरेज डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेटहुड बेस्ड ऑन एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटी. अब जब सोवियत यूनियन वहाँ पे जब उनका जब एकता टूट गया, वहाँ पे लोग अलग हो गए, तो जो अलग अलग राज्य हैं वो अपना अपना अलग अलग देश की मांग करने लगे, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर. द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट यूगोस्लाविया broke up into 5 pieces in a bitter process and so formed states like Croatia, Bosnia, Herzegovina too soon faced serious threats of further disintegration or narrow ethnic lines. अब देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है, यूगोस्लाविया, वो 5 हिस्सों में बट गया. क्रोएशिया बना, बोस्निया बना, हर्जेगोविना बना. हर्जेगोविना भी बाद में और टूट गया, ठीक है, जाति के आधार पर. सून आफ्टरवर्ड सेजोस्लाविया वॉज स्प्लिट इनटू 2. अब जो सेजोस्लाविया था वो भी 2 हिस्सों में बट गया. एरिट्रिया got independence from Ethiopia after prolonged struggle for exercise of right to self-determination, although problems over border have brought the burden of a new war between the two poor nations. अब देखिए एरिट्रिया को एथियोपिया से आज़ादी मिला बहुत लंबे संघर्ष के बाद, ठीक है, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हुई. साथ ही साथ ये जो दोनों गरीब देश हैं उनका सीमा विवाद भी हुआ.
ऐसा हो गया था कि जैसे अब युद्ध हो जाएगा। ईस्ट तिमोर इज द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ टेरिटरीज दैट सक्सेसफुली क्लेम्ड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन अ वायलेंट एटमोसफियर। अब देखिए ईस्ट तिमोर भी जुड़ गया इसमें, ठीक है। वो भी एक ऐसा क्षेत्र हो गया जो क्लेम करने लगा कि उसको आज़ादी चाहिए। वहाँ भी हिंसा का माहौल हो गया था। नो वन कुड से दैट वर्स्ट इज ओवर। कोई ये नहीं कह सकता था कि हाँ अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात हो रहे थे। द आइडिया टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एम्स टू इनेबल अ पॉपुलेशन अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन और डोमिनेशन टू फ्रीली चूज देयर ओन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए यह जो विचारधारा था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? खुद का आपका अवधारणा होगा, ठीक है। आत्म निर्णय का अधिकार, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक जनसंख्या को यह अधिकार मिलता है कि वह अपना खुद का सरकार बना सके और अपने राज्य को चला सके। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी प्रमोटेड दिस आइडिया। अब देखिए 18वीं सदी में जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ादी की लड़ाई हुई थी, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति हुई थी, उससे यह विचारधारा सामने आई। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर न्यू स्टेट्स लाइक ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया केम इनटू बीइंग बाय अप्लाइंग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सेंट्रल यूरोप। अब देखिए यूरोप में नए नए राज्य बने, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया। ये कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आफ्टर 1945 द colonized people in Africa, Asia and Caribbean successfully demanded the right to self-determination to gain freedom from their colonial masters. 1945 के बाद अफ्रीका के नागरिक, एशिया के लोग, कैरेबियन के लोग, वो लोग कामयाबी से अपना आत्मनिर्णय का अधिकार के लिए मांग करने लगे ताकि उनको अपने कॉलोनियल जो उनके मास्टर्स थे उनसे आज़ादी मिल जाए। Of late, some disgruntled group, like in Kashmir, are interpreting the right to self-determination to cede or separate from the existing state. अब देखिए कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जैसे कि कश्मीर में हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो जिस राज्य के हैं उस राज्य से वो अलग हो जाए और उनका खुद का एक राज्य बने, ठीक है, खुद का देश बने और उनकी अपनी सरकार हो जिससे वो चलाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द है डिसग्रंटल्ड, इसका मतलब होता है नाराज लोग। There are widespread fears that agreeing to such demand would lead to break of many countries on ethnic, linguistic, religious line. अब देखिए इस बात से बहुत डर है कि अगर ये मांग मान ली जाए कुछ देशों की तो बहुत सारे देशों में लोग जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग होना चाहेंगे। इट कुड इवन पोज अ मेजर डेंजर टू द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड ऑर्डर। अब इससे जो विश्व क्रम है, जो सब देश हैं, उनके ऊपर भी खतरा बनेगा। Regimes in many countries are fighting civil war against one or more rebel groups. As a consequence, state machinery has ceased to function or even exist in these unfortunate countries. अब देखिए बहुत सारे देशों में जो लोग हैं वहाँ पर सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे शासन के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत सारे विद्रोही समूह बने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो स्टेट मशीनरी है वो उनको रोक दिया जाता है काम करने से, ठीक है। अफगानिस्तान, अंगोला, बुरुंडी, कॉन्गो, लिब्रिया, सिएरा लियोने, सोमालिया आर अमंग द विक्टिम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान, अंगोला, बुरुंडी, कॉन्गो, लिब्रिया, सिएरा लियोने, सोमालिया, ये सब इस प्रकार के अस्थिरता के शिकार हैं। Some of them have been branded as failed states, a source of worry to the rest of the world. अब इनमें से कुछ को यह उपाधि दिया गया है कि ये राज्य
हार गए हैं, फेल्ड स्टेट है, और इससे बाकी दुनिया को बहुत चिंता होती है. एट द सेम टाइम सम कंट्रीज कंटिन्यू टू फेस थ्रेट्स टू इंटरफेरेंस एंड मिलिट्री इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड. अब इसी के साथ कुछ कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस बात से भी डरते हैं कि जो बाहर के देश हैं, विदेशी लोग या विदेशी सरकार उनके देश पे दखल देगी, हस्तक्षेप करेगी या अपना सेना भेजेगी. द डेलिकेट सिचुएशन ऑफ जॉर्जिया इन यूरोप एंड ज़ैर इन अफ्रीका इलस्ट्रेट दिस ट्रेंड. आप देखिए, जॉर्जिया यूरोप में और ज़ैर अफ्रीका में इस परिस्थिति को बताते हैं. द सिविल वॉर्स आर बीइंग फॉट इन द मोस्ट ब्रूटल एंड अनसिविल फैशन. आप देखिए, ये जो सिविल वॉर होता है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से होता है. रिपोर्ट्स आर अवेलेबल अबाउट रेकलेस यूज ऑफ स्मॉल आर्म्स लाइक AK-47s, हैंड ग्रेनेड्स एंड लैंड माइन्स which have brought misery to the millions of unconnected and innocent men, women and children. रिपोर्ट से पता चला है कि लोग छोटे छोटे हथियार जैसे AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, लैंड माइन, ये सब का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, बिना चिंता किए हुए इस्तेमाल करते हैं, और लाखों करोड़ों लोग जो कि मासूम हैं, जो निर्दोष हैं, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, वो सब मारे जाते हैं. Nearly 20 million lives were lost in violent clashes in the past 15 years. बीते हुए 15 साल में लगभग 20 मिलियन लोग अपना जीवन खो चुके हैं इस हिंसा में, ये जो लड़ाई है उसमें. According to estimates, 95 out of 100 deaths in these wars are innocent civilians. अब जो अनुमान लगाया जाता है कि इसमें जो लोग मरते हैं, अगर 100 लोग मरते हैं तो उसमें 95 लोग ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं. क्लियरिंग अ सिटी और टाउन ऑफ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स थ्रू मास किलिंग, forcible use of children as soldiers, gang rapes of women are key and inhuman features of the civil war. अब देखिए, सिविल वॉर में क्या होता है, जाति के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको शहर से, कस्बे से भगा दिया जाता है. कैसे? बहुत लोगों को मार दिया जाता है, बच्चों को ज़बरदस्ती सेना में ले लिया जाता है, औरतों का बलात्कार कर दिया जाता है, और भी बहुत सारे अमानवीय तरीके होते हैं. ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द ऑफिशियल ट्रुप्स एंड रिबेल्स हैव नाउ बिकम अ सेंट्रल कंसर्न for those interested in security and stability as component of the post-Cold War global order. अब देखिए, मानव अधिकार का उल्लंघन ये देखा गया कि बहुत जो ऑफिशियल ट्रुप्स हैं, जो रिबेल्स हैं, उनके द्वारा भी किया गया. ठीक है, और ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का बात हो गया है. जो लोग सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, स्थिरता के बारे में सोचते हैं, शीत युद्ध के बाद के दुनिया में. The focus clearly shifted from the state security during the Cold War era to human security. अब देखिए, अब जो केंद्र बिंदु है, जो लोगों का सोच है, वो किस तरफ चला गया है, वो राज्य के सुरक्षा से हट के अब लोगों की सुरक्षा पर पहले बात होती है. अगर लोग सुरक्षित रहेंगे तो राज्य भी सुरक्षित रहेगा. On the other hand, a number of countries fear that human rights could be used as a pretext for foreign military interventions. अब दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो इस बात से डरने लगे कि मानव अधिकार के बहाने जो विदेशी सेना है वह उनके देश में आकर हस्तक्षेप करेगी. In 2003, the United States invaded and occupied Iraq after accusing the regime of Saddam Hussein of using deadly weapons against Shia and Kurd section of Iraqi population. 2003 में अमेरिका इराक पर घुसपैठ किए और इराक पर कब्जा कर लिए. कब? जब सद्दाम हुसैन हथियार इस्तेमाल किए थे शिया और खुर्द के खिलाफ, इराकी पॉपुलेशन के खिलाफ. A vast majority of countries criticized the US action as illegal and unjustified and also accused the US of misusing the human right plank for its own self-interest. अब बहुत सारे देश इस बात के खिलाफ आवाज उठाए, आलोचना किए कि जो अमेरिका है वह गैर कानूनी तरीका का इस्तेमाल किया और
जो अमेरिका लोग हैं, ठीक है, वो क्या किया अमेरिका की सरकार, वो मानव अधिकार का उल्लंघन किए अपने फायदे के लिए। Ironically, thousands of Iraqis and Americans are losing their lives because of the continuing war between the American coalition and the Iraqi resistance forces. अब इसके वजह से क्या हुआ, हजारों इराकी और अमेरिकन्स अपने जिंदगी को खो दिए, उनकी मृत्यु हो गई और आज भी वो मर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जान गंवा रहे हैं क्योंकि अभी भी अमेरिका और इराकी जो फोर्स है उसके बीच में युद्ध हो रहा है। There are apprehensions that the Iraqi venture could turn out as the biggest mistake of the United States, comparable to its defeat in the war against Vietnam in 1963 to 73. अब देखिए, अब ये माना जाता है कि इराक में जो अमेरिकन्स गए ये उनका बहुत बड़ा गलती हुआ, ठीक है, क्योंकि वो जो हार हुआ था उनका वियतनाम के अगेंस्ट उससे ज़्यादा। Among other factors, religious intolerance is contributing to instability in the contemporary world. अब देखिए, और भी जो दूसरे कारक थे उसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब अपने धर्म के खिलाफ लोग कुछ नहीं सुनते थे, ठीक है। Though religious extremism is commonly identified with Islam, it is not true that it is confined to one religion alone. अब देखिए, ये जो धर्म को लेके लोग बहुत उग्र हो जाते हैं, लोग मानते हैं कि इस्लाम के लोग अपने धर्म को लेके बहुत ही भावुक रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म में लोग अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाते हैं। Many of these groups enjoy wide network of patronage cutting across national boundaries, encompassing supply of military hardware and funds. अब बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सीमाओं से उनको वहाँ से मिलिट्री सैनिक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, वो लोग को पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। This network is said to include mafia connected with drug trafficking, arms dealing, etc. In other words, the internal disorder faced by many countries often has cross-border linkage. अब ये जो नेटवर्क, ये जो जाल बनाया गया, इसमें बहुत बार देखा गया कि माफिया इसमें शामिल होते हैं। वो लोग ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, मतलब लोगों को नशा का चीज देते हैं, उसके बाद वो लोग हथियार का लेन देन करते हैं। दूसरे शब्दों में ये जो एक देश के अंदर जो समस्या है वो इसलिए भी होता है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर लिंकेज होता है, मतलब दूसरे देश के साथ जोड़ रहता है। It is these linkages that made international terrorism the most dangerous aspect, threatening security of not just one or the other state but the world order at large. अब ये जो जोड़ है इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं, ठीक है, जिससे जो सुरक्षा है एक देश की या बहुत सारे देशों की, उसके वजह से पूरे दुनिया का जो सुरक्षा है उस पर असर पड़ता है। Al-Qaeda under the leadership of Osama bin Laden is one of the most feared terrorist organization in the world today. Al-Qaeda जिसके नेता थे ओसामा बिन लादेन, वो माना जाता है कि आज दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। We are familiar with the daredevil attacks planned and organized allegedly by Osama bin Laden's followers against the World Trade Center in New York and the other locations of the United States on 11 September 2001. हम लोग इस बात को जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो था वो क्या किया था, अपने फॉलोअर्स के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है और भी अमेरिका के दूसरे जगह पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी घटना किया था। Although terrorism as a menace existed much before 11 September 2001, the incident demonstrated on the television screen how the mightiest power on the earth was so easily shaken. अब देखिए, ये जो आतंकवाद है ये 11 सितंबर 2001 से पहले भी काफ़ी साल पहले से चला आ रहा है,
लेकिन ये जो घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 को, इससे ये समझ में आया था, हम लोग टीवी में देखे थे कि जो सबसे ताकतवर देश है पूरे विश्व का, अमेरिका, उसको भी आसानी से कैसे हिलाया जा सकता है। In South Asia, India and Sri Lanka have been fighting terrorists for more than a decade. अब देखिए, साउथ एशिया में, भारत में, श्रीलंका में काफी सालों से, दशकों से आतंकवादियों से लड़ा जा रहा है। And now terrorism has spread to other countries like Bangladesh, Nepal and Pakistan in South Asia, Malaysia and Indonesia in Southern Asia, Palestine, Lebanon and Egypt in West Asia, Kenya, Somalia, Sudan in Africa and so forth. और अब ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ये दूसरे देश में भी, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जो कि साउथ एशिया में है, फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद वेस्ट एशिया में फलस्तीन, लेबनान, इजिप्ट, उसके बाद अफ्रीका में केन्या, सोमालिया, सुडान इन अफ्रीका, ये सब भी जगह पर अब आतंकवादी घटनाएं होती हैं। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट इन सितंबर 2004, Chechnya associated terrorists seized a school in southern Russia and in an unfortunate showdown with Russian commandos caused a death of 350 young school children. आप देखिए, 2004 सितंबर के महीने में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था जब चेचनिया के जो से मिले हुए जो आतंकवादी थे वो एक स्कूल पर कब्जा कर लिए थे सदर्न एशिया, रशिया में। और दुर्भाग्यवश जब रशियन कमांडोज से उनका मुठभेड़ हो रहा था तो 350 बच्चे वहां मर गए थे। इन शॉर्ट, these aspects of instability points to the need to look at security in a new way. अब देखिए, ये जो मुद्दे आए, इसके वजह जो अस्थिरता आई, तो जो सिक्योरिटी था, जो सुरक्षा था, उसको एक नए तरीके से देखा जाने लगा। द स्कोप ऑफ सिक्योरिटी हैज एक्सपैंडेड. इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ फॉरेन अग्रेशन बट ऑल्सो इंटरनल स्टेबिलिटी. अब देखिए, जो सुरक्षा का क्षेत्र है वो बढ़ गया, इसमें सिर्फ विदेशी जो आक्रमण है, जो विदेशी घुसपैठ है, अब सिर्फ इतना नहीं रहा, बल्कि एक देश के अंदर में स्थिरता की बात करने लगे लोग। Security does not just mean building up strong military force to protect state. It has to ensure economic, social, environmental well-being of people. अब देखिए, सुरक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक मजबूत सेना बना लें ताकि वो आपके राज्य की रक्षा करे। सुरक्षा का मतलब ये भी हुआ कि आपके देश में जो नागरिक हैं वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो जिस वातावरण में रह रहे हैं वो अच्छे से रहें। Moreover, all these problems including terrorism cannot be tackled alone by a state but by all countries together. साथ ही साथ ये जितनी भी समस्याएं हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, ये सिर्फ राज्य के द्वारा नहीं बल्कि सारे देश के द्वारा मिलकर इसका समाधान निकलेगा।